हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई आई एम नॉट यूजिंग हेडर फाइल्स इन सी प्रोग्राम। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मेरे से, क्योंकि मैं जब भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाकर डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ उसमें कभी भी मैं हेडर फाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता हूँ। ख़ास तौर पे बिगनर्स को ये प्रॉब्लम जाती है, तो आज मैं इस सवाल का जवाब प्रॉपरली आपको देना चाहता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन अब आपके दिमाग से निकल जाए कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ। तो कई लोगों को ये डाउट है, जैसे कि जब मैं सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैंने सीधे मेन लिखा और मैंने जैसे कि कुछ प्रिंट करा दिया, हेलो प्रिंट करा दिया, ठीक है, और मैंने गेट ch लिख दिया और मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। ये प्रोग्राम बाकायदा रन हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। अब सबसे पहले तो ये कि जब कोई ये प्रोग्राम देखता है वो ये कहता है कि आपने ऊपर हैश इंक्लूड stdio.h नहीं लिखा है, हैश इंक्लूड conio.h नहीं लिखा है। मेरा सवाल ये होता है, अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो आप मुझे बताइए लिखना क्यों है, हैश इंक्लूड stdio.h क्यों लिखना है। आप हो सकता है जब मैं ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो आपके पास कोई प्रॉपर आंसर ना हो, क्योंकि आपने इसका रीज़न कभी सोचा नहीं, क्योंकि आपने जहाँ पर भी सी लैंग्वेज पढ़ी वहाँ पर हैश इंक्लूड वाली लाइन लिखते रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो ज़रूरी है। आपने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि हैश इंक्लूड वाली लाइन क्यों लिखी जा रही है, तो आपको उसका जवाब भी नहीं मिला। फिर शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये जवाब आ रहा होगा कि printf getch फंक्शंस हैं और इनकी कोडिंग stdio.h या conio.h फाइल में है, इसलिए उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है, वरना ये चलना नहीं चाहिए। तो मैंने अभी आपको रन करके भी बता दिया ये चल रहा है। फिर आप में से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर हम लोग अपने कंप्यूटर पे चला रहे हैं तो उसमें नहीं चलता है, आपके इसमें कैसे चल रहा है। तो ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में हैं, मैं एक एक करके सभी डाउट्स का उत्तर दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आपके कंप्यूटर में एरर दे रहा है और मेरे कंप्यूटर में एरर नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होगा। वो सब जगह एक जैसा ही बिहेव करेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आईडी आप टर्बो यूज़ कर रहे हैं और मैं कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपके सिस्टम पे एरर आ रही है और कोड ब्लॉक्स में एरर नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं है। सच्चाई ये है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज का, तो आप इस बात पे ध्यान नहीं देते कि आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या है। आपकी फ़ाइल का जैसे मेरी फ़ाइल का एक्सटेंशन देखिए, नाम क्या है, add.c। तो ये डॉट के बाद सी लगा होना ज़रूरी है। आप एक बार चेक करिए कि आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन .c है या .cpp। खासतौर पे जो लोग टर्बो में काम करते हैं वो लोग तो बहुत ध्यान से देखें, जब वो प्रोग्राम बनाते हैं तो वो ये नोटिस ही नहीं करते कि वो .cpp फाइल में कोडिंग कर रहे हैं। अगर .c फाइल में कोडिंग करेंगे तो कंपाइल करने पर C का कंपाइलर चलेगा, और अगर .cpp फाइल में कोडिंग करेंगे तो C++ का कंपाइलर चलेगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप लैंग्वेज कौन सी सीख रहे हैं, C सीख रहे हैं या C++। अगर C++ सीख रहे हैं तो .cpp लिखिए, अगर C लैंग्वेज सीख रहे हैं तो .c लिखिए, तो दोनों में फ़र्क है। तो हम C लैंग्वेज के रूल्स की बात करें तो जो लोग टर्बो में या कोड ब्लॉक्स में कहीं पर भी काम करते हैं, अगर वो .cpp फाइल में इस कोड को लिखेंगे और रन करने की कोशिश करेंगे या कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन .c में लिखेंगे तो एरर नहीं आएगी। तो एक बात तो आपको यहाँ क्लियर हुई। दूसरी बात, कई लोगों को ये लगता है कि जो हेडर फाइल्स हैं stdio.h conio.h ये इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि उसमें printf scanf getch जैसे फंक्शंस की कोडिंग मौजूद है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस बात को बहुत अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिए, ये कॉन्सेप्ट अब कभी दोबारा आपको परेशान ना करे। तो देखिए, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शंस, ये फंक्शंस की कोडिंग को हम बोलते हैं डेफिनेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए printf एक फंक्शन है, scanf फंक्शन है, ये हमने नहीं बनाया, ये पहले से बने हुए, getch ये फंक्शन है। इन फंक्शंस को प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो इनकी कोडिंग मतलब इनकी डेफिनेशन एक ही बात है।
कोडिंग बोल दो या डेफिनेशन बोल दो। इसका मतलब किसी ने जब getch फंक्शन को बनाया होगा तो लिखा होगा getch ऐसे पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट लगा के उसकी कोडिंग करी होगी। ये काम किसी ने पहले कर दिया है, इसलिए तो ये फंक्शन पहले से डिफाइंड है, ऐसा हम कह रहे हैं। और दूसरी चीज होती है उसका डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन अलग चीज होती है और डेफिनेशन अलग चीज होती है। डिक्लेरेशन जैसे आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं ना, वैसे ही फंक्शन का भी डिक्लेरेशन होता है। void getch, ठीक है, void ऐसे। ये एक सिंगल लाइन है, उसमें सेमीकोलन भी लगा है। जैसे आप प्रोग्राम में वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे आपने कहीं पर वेरिएबल यूज किया x असाइन 4, तो आप जानते हैं ये आप नहीं लिख सकते तब तक जब तक कि आपने x वेरिएबल को डिक्लेयर ना किया हो। तो आपने ऊपर कहीं लिखा होता है int x, तब जाके आप ये लाइन लिख सकते हैं। वैसे ही आपको फंक्शन का भी डिक्लेरेशन करना होता है। ये जो वेरिएबल है, अच्छा डिक्लेरेशन क्यों करना होता है? जब कंपाइलर आपके प्रोग्राम को पढ़ता है ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि वो आपके सी के कोड को ट्रांसलेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, तो वो आपके प्रोग्राम में लिखे एक एक शब्द को पढ़ेगा। अच्छा, अब ये जो x उसे दिखेगा तो वो क्या बोलेगा, ये x तो मुझे पता नहीं क्या है। कंपाइलर को नहीं समझ में आएगा x क्या है, क्योंकि x का क्या मतलब होता है ये उसे पहले से मालूम नहीं है। तो कंपाइलर को आपके प्रोग्राम में ऐसे कई सारे शब्द मिलते हैं जिसका अर्थ उसे पहले से नहीं मालूम होता है। तो आप क्या करते हो, उनका डिक्लेरेशन करते हो। आप पहले उसको डिक्लेयर कर देते हो। आपने लिख दिया int x, तो ये क्या हो गया, इस शब्द का डिक्लेरेशन हो गया। यानी आपने कंपाइलर के लिए लिखा होता है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट किसके लिए होते हैं? कंपाइलर के लिए। एक बार जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो उसके बाद सारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स प्रोग्राम से हट जाते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन में कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो कंपाइलर के लिए ही डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होते हैं, ताकि वो पढ़कर ये समझ जाए कि इस नए शब्द x का क्या अर्थ है। इसीलिए प्रोग्राम में कहीं पर भी x यूज होगा तो अब उसे कोई परेशानी नहीं होगी, वो इसको पहचान पाएगा कि x इज अ वेरिएबल। इसी प्रकार से फंक्शन का नाम भी एक नया शब्द है कंपाइलर के लिए। तो अगर आप प्रोग्राम में getch का इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन का डिक्लेरेशन होना जरूरी है, जैसे वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, क्योंकि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कंपाइलर को यह बताने के लिए कि इस शब्द का क्या मतलब है। तो getch का अगर डिक्लेरेशन होगा तो पता चल जाएगा कंपाइलर को कि अच्छा इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होंगे, इसका नाम getch। तो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। और कोडिंग अलग चीज है। डेफिनेशन एक्चुअल कोडिंग जो कि एग्जीक्यूशन के लिए काम की है। तो दोनों का पर्पस अलग है। डेफिनेशन अलग चीज होती है और डिक्लेरेशन अलग चीज होती है। तो जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उन सब की डेफिनेशन होती है लाइब्रेरी फाइल में, यानी जिसका एक्सटेंशन होता है .lib लाइब्रेरी फाइल में। तो शायद कोई फाइल होगी stdio.lib, इसके अंदर printf की कोडिंग होगी, scanf की कोडिंग होगी, या conio.lib हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं जिनके अंदर कोडिंग मौजूद है, जबकि डिक्लेरेशन होता है हेडर फाइल के अंदर। तो stdio.h फाइल अलग है और stdio.lib फाइल अलग है। तो लाइब्रेरी फाइल में है कोडिंग यानी डेफिनेशन, और हेडर फाइल में है डिक्लेरेशन। तो जो लोग अभी तक ये कहते आ रहे थे कि हेडर फाइल के अंदर इन प्री डिफाइंड फंक्शंस की कोडिंग है, वो गलत कह रहे थे। तो उन्हें अपने कॉन्सेप्ट को सही करना है कि हेडर फाइल के अंदर कोडिंग नहीं होती। और हेडर फाइल का कंटेंट तो आप रीड भी कर सकते हैं, आप हेडर फाइल को ओपन करिए, उसमें पढ़ सकते हैं उसमें क्या लिखा है, जबकि लाइब्रेरी फाइल में कंपाइल्ड कोड होता है। इसीलिए जब आपका कोई प्रोग्राम आप बनाते हैं .c फाइल, ठीक है ना, तो जो कुछ भी आपने इसमें लिखा है उसको कंपाइलर पढ़ता है, ठीक है, और ट्रांसलेट करके क्या बना देता है, ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। और उसके बाद लिंकर का काम स्टार्ट होता है। और लिंकर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ lib लिंक करके बना देता है exe फाइल। तो आप देखें लाइब्रेरी फाइल से कंपाइलर का कोई वास्ता नहीं है।
कंपाइलर का काम तो .c फाइल में लिखे कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में ट्रांसलेट करना है, मशीन कोड में ट्रांसलेट करना है। लेकिन लाइब्रेरी फाइल में जो कुछ रखा है वो ऑलरेडी मशीन कोड के फॉर्म में ही है, तो लिंकर इन दोनों को लिंक करेगा, आपके प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल को लिंक करेगा और exe फाइल बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रन करते हैं तो लिंकर चलता है और वो लिंक कर देता है। जब पहली बार रन करते हैं तो लिंकर चलता है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि मैंने डिक्लेरेशन क्यों नहीं करा, मैंने हेडर फाइल क्यों नहीं लिखी, ठीक है। लेकिन एक बात का डाउट तो आपको क्लियर हो गया। जो लोग ये कहते थे कि printf और getch फंक्शन आप यूज़ करोगे तो आपको हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें कोडिंग होती है, तो कोडिंग नहीं होती उसमें, है ना, डेफिनेशन नहीं होती, उसको तो लाइब्रेरी फाइल में, उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें डिक्लेरेशन की ज़रूरत है। तो डिक्लेरेशन तो हेडर फाइल में, तो फिर डिक्लेरेशन भी तो लिखना पड़ेगा, वरना कंपाइलर बोलेगा ये printf क्या होता है, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, कीवर्ड्स अलग चीज़ है और फंक्शन अलग चीज़ है। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं कंपाइलर उनको पहचानता है, ठीक है। कीवर्ड्स अलग चीज़ है, वो गिनती के, जबकि फंक्शंस अलग चीज़ है। अब कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है वो कंपाइलर को नहीं पता होता, कंपाइलर को सिर्फ क्या पता होते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। फंक्शंस के बारे में उसे नहीं पता होता। तो फिर यहाँ कंपाइलर को ये printf शब्द देख के प्रॉब्लम होनी चाहिए कि इसका क्या मतलब। तो देखिए, एक संस्था है ANSI जिसने C और C++ जैसी लैंग्वेजेस के रूल्स को स्टैंडर्डाइज किया है कि इसमें क्या होना चाहिए। उसने C लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है वो समझिए। C लैंग्वेज के बारे में कहा है कि फंक्शंस का डिक्लेरेशन करना चाहिए पर कंपलसरी नहीं है। और C++ के बारे में क्या कहा, फंक्शन का डिक्लेरेशन करना कंपलसरी है। इसका मतलब अगर आप .c फाइल में कोडिंग कर रहे हैं तो C का कंपाइलर चलेगा तो C के रूल्स चलेंगे, और अगर आप .cpp फाइल में कोडिंग कर रहे हैं तो C++ का कंपाइलर चलेगा और C++ के रूल चलेंगे। तो अगर आपने किसी फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं किया है .cpp फाइल में तो एरर आएगी, क्योंकि वहाँ पे डिक्लेरेशन करना कंपलसरी कहा गया है। जबकि .c फाइल में अगर फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तो कंपाइलर खुद उसका डिक्लेरेशन करता है। इसी वजह से जब आपने printf getch का इस्तेमाल किया और इन दोनों फंक्शन का ऊपर डिक्लेरेशन नहीं किया है, यानी उस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करा है जिसमें इसका डिक्लेरेशन मौजूद है, तो भी कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली printf और getch का डिक्लेरेशन कर दिया है, जिस वजह से कोई एरर नहीं आ रही है। ऐसा C++ में नहीं होता, इसलिए .cpp फाइल में लिखते हैं तो एरर आ जाती है। तो क्या हमें हेडर फाइल नहीं लिखनी चाहिए? नहीं, लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि जो डिक्लेरेशन कंपाइलर करता है इन फंक्शन का वो एक स्टैंडर्ड तरीके से करता है। वो हमेशा रिटर्न टाइप को वॉइड लिखता है, इंट लिखता है। हर फंक्शन का रिटर्न टाइप वो क्या लिख देता है, इंट लिख देता है। फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स के बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं देता है। तो उसका जो डिक्लेरेशन करने का तरीका है वो कई बार ठीक होता है और कई बार अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो भले ही हमारा प्रोग्राम चल जाएगा लेकिन फंक्शन का डिक्लेरेशन परफेक्ट नहीं होता। कभी बाय चांस हो जाए बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर केस में वो परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए फंक्शंस का डिक्लेरेशन हमें खुद कर देना चाहिए। तो अगर हम खुद करेंगे तो हमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं #include, हमने लिखा stdio.h। तो हमने उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया जिसमें printf फंक्शन का डिक्लेरेशन है। इसी प्रकार से हमने इंक्लूड कर लिया conio.h, ठीक है, conio.h, ओके, जिसमें getch का डिक्लेरेशन। तो हमने अगर ऐसा लिखा तो ये ज़्यादा सही प्रोग्राम है, ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हमने डिक्लेरेशन खुद किया है और ऐसा ANSI ने भी कहा कि आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं लिखते तो भी कंपाइलर खुद डिक्लेरेशन कर देता है, इसलिए कोई एरर नहीं आती। तो मैं भी कह रहा हूँ कि डिक्लेरेशन करना चाहिए, पर कोई गलत कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाने चाहिए। ये लिखने का मतलब ये नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि कई बार हमने कॉलेज में उन टीचर्स से पढ़ा रहता है जिन्होंने खुद ने भी अपने टीचर्स से कभी नहीं पूछा कि ये फाइल्स हम क्यों लिखते हैं।
तो होता ये है कि उनको भी ये चीज़ पता नहीं होती है, वो भी बस ये बोलते हैं कि ये लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये तो एक सदियों से चली आ रही प्रथा जैसी हो गई है कि उनके टीचर ने जो पढ़ाया वो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट इसलिए वीक रह जाता है। तो जिन्होंने शायद सबसे पहले पढ़ाया होगा उन्होंने समझाना भूल गए होंगे वो इस बात को, पर उन्होंने ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया होगा, तो बाद के सभी लोगों ने सोचा होगा कि यार ये तो लिखना ही पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लिखना ज़रूरी नहीं है, पर लिखना चाहिए। तो मैं भी कह रहा हूँ कि लिखना चाहिए और लिखने की आदत डालें, और C++ के प्रोग्राम में तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, ये हेडर फाइल्स आप लिखते हैं तो होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप जब कोई फाइल बनाते हैं .c फाइल, ठीक है, .c हो या .cpp हो, आपने यहाँ पे हैश इंक्लूड वाली लाइन लिखी है। आपने प्रोग्राम में और भी लाइंस लिखी है पर हैश वाली लाइन भी लिखी है। सबसे पहले जो प्रोग्राम चलता है, कंपाइल जब आप करते हैं ना, तो कंपाइल करने पर कंपाइल पे क्लिक करते हैं तो आप कंपाइलर पहले नहीं चलता, प्री प्रोसेसर नाम का प्रोग्राम पहले चलता है। ये प्री प्रोसेसर नाम का प्रोग्राम क्या करता है, ये आपके प्रोग्राम की उन फाइल्स को रीड करता है जिसमें आपके प्रोग्राम की बस उन्हीं लाइंस को देखता है जिसमें कि हैश से स्टार्टिंग हो रही है। तो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम आपकी .c फाइल में सिर्फ उन्हीं लाइन को नोटिस करेगा, देखेगा जिनमें पहला सिंबल हैश। उसके बाद जो लाइन लिखी है, जो उसके बाद जो शब्द लिखा है, वो प्री प्रोसेसर के लिए कमांड है। जैसे कि हमने लिखा है इंक्लूड। यहाँ और भी कई कमांड्स लिखी जा सकती हैं जो आगे सी के थ्योरी लेक्चर्स में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स करके एक वीडियो है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो ये इंक्लूड एक कमांड है प्री प्रोसेसर के लिए, जिसके बाद लिखी फाइल के नाम को देखकर वो समझ जाता है कि अच्छा इस फाइल को इंक्लूड करना है। तो एक स्टैंडर्ड पाथ पे वो .h फाइल को ढूंढता है, उसको उसके कंटेंट को कॉपी करता है और एक नई फाइल बना देता है जिसमें कि हैश इंक्लूड stdio.h वाली लाइन को हटा दिया जाता है और उसकी जगह वो सारी लाइंस यहाँ लिख दी जाती हैं जो stdio.h फाइल के अंदर मौजूद थी। तो stdio.h एक फाइल है, उसके अंदर मान लीजिए 200 लाइन लिखी हैं, तो आपके प्रोग्राम में उसने 200 लाइन कॉपी कर दी। तो हमारे प्रोग्राम का बाकी का कोड एज इट इज है, और हैश इंक्लूड stdio.h वाली लाइन को हटाकर stdio.h के अंदर जितनी लाइंस लिखी थी वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी हैं। तो अब हमारे पूरे प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस बहुत बढ़नी है। अब इसके बाद कंपाइलर का काम स्टार्ट होता है। तो कंपाइलर एक्चुअल में हमारी फाइल को नहीं पढ़ता, बल्कि प्री प्रोसेसर ने जो फाइल बनाई है उसको पढ़ता है और उसको ट्रांसलेट करके वो बना देता है ऑब्जेक्ट फाइल। उसके बाद जब हम रन करते हैं या लिंक करते हैं तब लिंकर सॉफ्टवेयर चलता है। लिंकर सॉफ्टवेयर तो चलेगा ही चलेगा, तभी आपका exe फाइल बन पाएगी। तो लिंकर सॉफ्टवेयर क्या करता है, लाइब्रेरी फाइल के कंटेंट को ऑब्जेक्ट फाइल के कंटेंट के साथ लिंक करके बना देता है exe फाइल। ये है आपका सॉफ्टवेयर। तो ये प्रोसीजर है। तो हमें समझ में आया कि हेडर फाइल क्या है। आई होप आप लोगों को जो आपका डाउट था वो दूर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पर यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो .c एक्सटेंशन लिखकर आप अपने फाइल को सेव करें। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोज़ मिस कर रहे हैं। क्योंकि एक से ज़्यादा YouTube चैनल्स मेरे चल रहे हैं और बहुत सारा कंटेंट और भी है। आप एक बार इस साइट पे आइए, आपको सारे वीडियोस के लिंक मिलते हैं। आज के डेट तक 600 से ज़्यादा वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे सब्जेक्ट हैं, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, डाउनलोडेबल कंटेंट है, यहाँ पे टेक्स्ट है, नोट्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस है, बहुत कुछ है। और डेली एक नया वीडियो इसमें पब्लिश होता है। तो आप एक बार साइट को विजिट ज़रूर करें और अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करें। थैंक यू।